नमस्कार दोस्तों। राजनीति की अपनी नीति और रीति होती है। कोई मसला हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, फैसला हो, कोई पहल हो, उसके बारे में राय इस आधार पर तय होती है कि वो फ़ायदे का है या नुकसान का है। मोटे तौर पर सौदा है। अगर कोई बात, कोई मुद्दा, कोई फैसला, कोई पहल नुकसान का है और है वो वैसे अच्छा, तो उसके बारे में इस तरीके से आप प्रचार कीजिए, अपनी राय तैयार कीजिए और अपने लोगों के ज़रिए लोगों के बीच में, आम आदमी के बीच, इस तरह से आप एक राय गढ़ दीजिए कि वो नुकसान का सौदा लगे। राजनीति ऐसे ही चलती रही है कमोबेश, क्योंकि लोकतंत्र में सब कुछ लोगों के ज़रिए यानी कि संख्या के ज़रिए तय होता है और संख्या ही संसद में होती है, विधानसभाओं में होती है और वही सरकार तय करती है। यानी कि सरकार तक पहुंचने की जो राजनीति होती है उसमें सिर्फ आदमी यानी कि मेरे हक में कितने लोग खड़ा हो सकते हैं, इस बात का ख्याल होता है। इस बात की चिंता नहीं होती है कि कोई भी फैसला लोगों के हक में कितना है, उससे उनका कितना बनता है, उससे उनकी मुसीबत मुश्किल कितनी कम होती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के संसद में लगातार गहमा गहमी है। विपक्ष के नेता उस जगह जा रहे हैं जिसको हम गाज़ीपुर बॉर्डर कहते हैं, जहां किसानों का मोर्चा है, उनका जमावड़ा है। देश में अलग अलग तरह की तैयारियां भी किसान आंदोलन के नाम पर हो रही हैं। अभी तक विपक्ष पिछले 2 महीने से कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन राकेश टिकैत के रोने के बाद जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लामबंद हुए और उनके आसपास आकर के उन्होंने इस आंदोलन को, जो 26 जनवरी के बाद लगभग मरता हुआ सा लग रहा था, उसको ज़िंदा कर दिया, उसमें विपक्ष को अपने लिए उम्मीद दिखने लगी। यह जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसकी चर्चा आज नहीं करना चाहता हूं। मैं दरअसल आज आपको जो कानून है, क्योंकि कानून की चर्चा कम हो रही है, किसानों के मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है और किसान क्या कर रहे हैं और विपक्ष किसानों के हक में सरकार से कितना लड़ रहा है, यही सब हवा में है, यही सब चर्चा में है, खबरों में भी है। कानून कहाँ है? जो 3 कानून बने उनमें से एक की बात आज मैं करूँगा और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसला। मैं रोज़ाना चाहूँगा कि जो 3 बातें हैं, उन तीनों बातों पर आपके बीच एक राय बने, इसकी कोशिश करूँ। जैसे एपीएमसी के तहत जो मंडियां हैं, उन मंडियों को सरकार ख़त्म कर देगी और प्राइवेट मंडियां जो आ जाएंगी वो किसानों को तबाह बर्बाद कर देंगी। एक तरह की राय ये बन रही है, उस पर भी हम एक दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जो कानून है उसमें प्रावधान क्या है, यह जानना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीधा होता है कि 2 लोगों के बीच में समझौता। यह समझौता फसल बोए जाने से पहले होगा। किसके बीच? किसान और कंपनी के बीच या ठेकेदार के बीच में। किसान एक भी हो सकता है, किसान 100 भी हो सकते हैं, 200 भी एक साथ मिलकर के एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब होगा उस समय यह तय होगा कि जो उपज होगी उसका दाम ये होगा और खेती जो होगी, जो पानी, बिजली, खाद, तकनीक, जितना कुछ खर्च होगा वो ठेकेदार लगाएगा। किसान इससे कितना मुक्त होता है? वो इस पैसे की चिंता जो करता रहता है, कर्ज लेकर के खेती करता है, उस कर्ज से वो मुक्त है जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। देश में किसानों की आत्महत्याओं का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वह यही साहूकार का कर्ज है, जिसको लेकर के वो खेती करता है, फसल मरती है, दोबारा वो जाता है, कर्ज लेता है, फिर फसल मरती है। वो इस तरीके से कुचक्र में फंस जाता है कि उसके लिए खेत बेचने के अलावा कोई रास्ता रहता नहीं है और खेत बेचते बेचते वो कंगाल हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 बातों से मुक्त हो जाता है। पहला ये है कि खेती पर जो खर्च है वो उसको नहीं करना है। दूसरा, उसकी जो पैदावार या फसल होगी उसकी कीमत पहले से तय है। और तीसरा, वो फसल को लेकर के बाज़ार में जाकर के बेचने की जिस परेशानी में रहता था या जिससे जूझता रहता था कि आप इस दाम पर ख़रीदिए, इस दाम पर ख़रीदिए, और कारोबारी, व्यापारी जो बिचौलिए होते हैं वो उसको एक तरीके से
उनका शोषण करते रहते थे, परेशान करते रहते थे, उसका खून पीते रहते थे, उससे भी वो मुक्त है। तो ये 3 चीज़ों से किसान मुक्त हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब आगे क्या है? अब आप ये देखिए कि इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 30 साल से हो रही है। पंजाब में, हरियाणा में, जिन राज्यों से किसान आकर के अभी मोर्चा संभाले हुए हैं और कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं, उन 2 राज्यों के अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत के राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। बहुत सारी विदेशी कंपनी जैसे पेप्सिको है या फिर एलटी फूड है या ईबीआरओ है, ऐसे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं। और आप जाकर के किसानों से पूछिए, या एक उदाहरण भी कहीं ऐसा हो जिसमें किसान का खेत कंपनी ने गिरवी रख लिया हो या बेच लिया हो या उस पर उसका कब्जा हो गया हो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ देसी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, जैसे पतंजलि है, डाबर है, गोदरेज एग्रोवेट है। तो ये सारी कंपनियां भी बहुत सारे किसानों के साथ मिलकर के उनका बहुत सारा खेत लेकर के समझौता करार करती हैं, फसल बोती हैं, फसल बो करके वो अपनी कंपनियों में ले जाती हैं, अपना उत्पाद तैयार करती हैं। तो अपना उत्पाद तैयार करने के लिए किसानों के साथ कंपनियों का या कॉन्ट्रैक्टर का जो समझौता है वो कुछ तय शर्तों पर होता है और उसमें किसान का बहुत सारा हित बहाल है, सुरक्षित है। अब 2-3 बातें विरोध करने वाले लोग कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि देश में जो किसान हैं, 86% किसान ऐसे हैं जो या तो सीमांत किसान हैं या छोटे हैं, यानी कि 2 एकड़ से नीचे की खेती करने वाले लोग हैं, 86% हैं। और देश की जो समूची खेती से होने वाली आमदनी है उसका 9% हिस्सा इन 86% लोगों के हक में आता है। जो 91% है वो उन लोगों को जाता है जो 14% की आबादी किसानों की कुल आबादी का रखते हैं। ये जो बड़ी जोत के किसान हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, मकान हैं, उनको सहूलियत की ज़िंदगी, सुविधा की ज़िंदगी मिली हुई है, उस ज़िंदगी को बनाए रखने की खातिर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे हैं कि इस कानून के ज़रिए इस देश में किसानों की जो बड़ी जमात है उसका बहुत बड़ा भला हो सकता है। कुछ संशोधन ज़रूरी हैं। मैं फिर कहता हूँ, कुछ संशोधन ज़रूरी हैं। सरकार ने जहाँ जहाँ किसानों के हितों के ऊपर किसी दूसरी तरफ से आने वाले खतरे को एक तरह से खोल रखा है, उसको बंद करना होगा। किसान को उस दीवार के उस पार सुरक्षित करना होगा और वो दीवार कानून की होगी, संशोधन की होगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के 2 तरह की बातें लोग कहते हैं। पहली बात ये कि अगर एमएसपी सरकार तय नहीं करती है तो किस दाम पर वो कंपनी तय करेगी, यह तो तय ही नहीं हुआ, तो दबा करके बहुत नीचे ले जा करके दाम तय कराएगी। एक किसान की बात नहीं है। जब 100 किसान मिल करके किसी कंपनी के साथ समझौते में आते हैं तो कंपनी को पता है कि लागत इतनी है, इतनी लागत के बाद पैदावार जो होगी कमोबेश उसका अनुमान है कि इतनी होगी, और उस पर कितना फ़ायदा किसान को जाना चाहिए। अगर किसान का फ़ायदा नहीं सोचा जा रहा है तो कैसे होगा? क्या किसान घाटे में जाकर के समझौता करेगा? नहीं करेगा। और किसानों का समूह तो बिल्कुल नहीं करेगा। उन छोटी जोत के किसानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, सरकार ने एक अलग तरीके का रास्ता अख्तियार किया। उसने कहा कि जो कृषक उत्पाद समूह हैं ये बड़ी तादाद में, हज़ारों हज़ार की तादाद में तैयार किए जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ यानी कि कंपनी के साथ समझौता करेंगे, जो कंपनी उनके खेत पर खेती करवाएगी। लाजमी है कि उसमें कंपनी के पास किसानों को दबाने या बहुत नीचे जाकर के दाम तय करने का हक या सहूलियत उसके पास नहीं रहेगी। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि अगर फसल मारी जाती है तो नुकसान किसान से क्यों नहीं कंपनी वसूलेगी। एक यह बात है कि कानून में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि अगर फसल मारी जाती है किसी वजह से तो फिर जो घाटा है उस घाटे की भरपाई किसान क्या करेगा। किसान को नहीं करना चाहिए, यह बात सरकार को कानूनन रख देनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने से एक और फ़ायदा होगा। जो कंपनी खेती कराने के लिए आएगी वो पहले यही सोचेगी कि पैदावार ज़्यादा हो और क्वालिटी अच्छी हो।
इसके लिए वो पहले सॉइल टेस्टिंग कराएगी, जो मिट्टी में कमी है उसकी भरपाई कैसे हो उसका वो रास्ता निकालेगी, यानी कि उसमें फर्टिलाइज़र डालेगी, उसमें वो खाद डालेगी। दूसरा कि वो जो सीड्स होंगे, बीज, वो बेहतर क्वालिटी के लाएगी। तकनीक का इस्तेमाल, जो खेती में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही हैं दुनिया के बाकी देशों में या फिर देश के कुछ हिस्सों में, उनका वो इस्तेमाल करेगी। तो किसान भी समझेगा कि बेहतर उत्पाद लेने के लिए फसल ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो, तकनीक के ज़रिए, विज्ञान के ज़रिए खेती को जोड़ने का जो रास्ता है, किसान उससे वाकिफ़ होना शुरू हो जाएगा। देश में खेती की तस्वीर बदलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब उत्पाद बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर कंपनियां भी आएंगी, एग्रो बेस्ड इकॉनमी भी इस देश में शुरू होगी। एग्रो बेस्ड इकॉनमी का उत्पाद कहाँ जाएगा? देश में जितना प्रोडक्शन होता है देश की ज़रूरत के मुताबिक तो होगा, लेकिन उसका फिर एक्सपोर्ट भी होगा। और जो अनाज है जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी के तहत नहीं जाता है, यानी कि आलू चिप्स नहीं बन रहा है या टमाटर केचप में नहीं जा रहा है, तो फिर वो हमारे बाज़ार में या दुनिया के बाज़ार में जाएगा। और दुनिया के बाज़ार में जाएगा तो फिर फॉरेन करेंसी देश में आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था को खेती मजबूती दे सकती है। स्वामीनाथन आयोग जो है उसने कहा था कि देश में लगभग 7,000 स्टोरेज हैं, भंडार हैं। तो अनाज के भंडारण या फलों सब्जियों के भंडारण का जो चीन देश में है वो 7,000 स्टोरेज हैं। चाहिए कितना? 42,000। अब 42,000 स्टोरेज के लिए आपको एक नए तरह का कोल्ड चेन और सप्लाई चेन डेवलप करना होगा। जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आएंगी किसान के साथ, वो 1,000 एकड़ में, 500 एकड़ में अगर खेती कर रही हैं, तो फिर वो अपना अनाज ले जाने का या फसल ले जाने का रास्ता तैयार करेंगी और अपने लिए बाजार ढूंढेगी। तो यह जो सप्लाई चेन है और कोल्ड चेन है, यानी कि उसको स्टोर करने का रास्ता, वो कंपनियों का ही होगा। और इसी की वजह से हम ये मानते हैं कि देश में खेती के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खेती से जुड़ा हुआ है वह भी विकसित होगा। आज मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कि कानून का एक हिस्सा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुझे लगता है कि छोटी जोत के, बड़ी जोत के किसानों को तो फ़ायदा होगा ही। छोटी जोत का किसान जो इतना ही अनाज बो पाता है कि वो अपना घर चला पाए, और कभी कभी उसको लगता है कि अगर अनाज में बाज़ार में ले जाकर बेचूं तो ले जाने का जितना खर्चा होगा उतना दाम उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसी हालत में छोटी जोत का किसान इस देश में रहता है। अगर वैसे किसानों को मिला करके कोई बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस किसान को उससे ज़्यादा पैसा देती है जितना वो आज की तारीख में कमा रहा है, तो क्या बुराई है? और मुझे लगता है कि अभी स्थिति जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हिंदुस्तान की बेहतर हो सकती है अगर इसको हम कबूल कर लें तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह के मिथ गढ़े जा रहे हैं और लोगों के बीच में उनको सुनाया जा रहा है। उनके भीतर यह बात बिठाई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नुकसान का सौदा है। कंपनियां ज़मीन हड़प कर चली जाएंगी, आपको कंगाल बना देंगी, आप सड़क पर आ जाएंगे। आपके पास जो भी जायदाद बची हुई है, बनी हुई है, वो देश की कुछ चुनिंदा कंपनियों, देश के कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के ज़रिए ले लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा है नहीं। इसलिए इसको समझना, कानून को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कल जब मैं आपके पास आऊँगा तो इस कानून का जो वो हिस्सा है जिसको लेकर के पहले लड़ाई शुरू हुई कि मंडियां अगर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर एमएसपी पर धान, गेहूं खरीदेगा कौन? और प्राइवेट मंडियां जब आएंगी प्राइवेट कंपनियों की, तो वो फिर सरकार की क्यों सुनेंगी? और सरकार अगर एमएसपी तय नहीं करती है तो फिर वो अपने मनमाने दाम पर खरीदेंगी, किसान को लगातार दबाते हुए चली जाएंगी और वो मालामाल होती चली जाएंगी, किसान कंगाल होता चला जाएगा। इसका सच क्या है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे।